हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 12। कौन सा लेक्चर है बच्चों? 12th लेक्चर है। और किस चैप्टर का? चैप्टर चल रहा है बच्चों 8th, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। लेक्चर नंबर 11th में हम पढ़ा रहे थे वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के मुख्य भाग, दैट इज मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसकी बात हो रही थी बच्चों। तो हमें पता है बच्चों, जो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बच्चों, वो क्या है? गामा रेज। संक्षेप में लिखता हूँ मैं, आप कहेंगे सर बार बार इसको लिखते हैं। मजबूरी है बच्चों, जब हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो पहले स्पेक्ट्रम सामने तो होना चाहिए। गामा रेज, इसके बाद एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इसके बाद बच्चों इंफ्रारेड रेज या रेडिएशन, और इसके बाद आता है माइक्रोवेव्स एंड फिर रेडियो वेव्स। ये स्पेक्ट्रम था बच्चों, और तरंगदैर्घ्य का ये बढ़ता हुआ क्रम था। तो बच्चों ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, देखने में ऑड लग रही है, तो इसको सही कर लेते हैं। तो ये मुख्य भाग हैं बच्चों विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के। तो थोड़ी थोड़ी लिटिल जानकारी हम इनके बारे में आज के लेक्चर में सीख रहे हैं, पिछले लेक्चर से सीख रहे हैं बच्चों। तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम बच्चों ये है, लैम्ब्डा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों लेक्चर नंबर 11th में हमने गामा रेज के बारे में पढ़ लिया, एक्स रेज के बारे में पढ़ लिया, यूवी रेज के बारे में पढ़ लिया। लेक्चर बहुत लेंदी हो गया था, तो मैंने इन्हीं 3 पार्ट्स को पढ़ा करके लेक्चर को बंद कर दिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विजिबल लाइट से। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। जो बच्चों सूर्य से रेडिएशन आ रहा है, उसमें दृश्य प्रकाश भी उसका एक हिस्सा है। केवल दृश्य प्रकाश ही नहीं आ रहा, बहुत सारा विकिरण आ रहा है, उसमें से उस विकिरण का एक छोटा सा भाग दृश्य प्रकाश भी है, जो कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को, इस भौतिक जगत को, इस संसार को, इस प्रकृति को देख पाते हैं बच्चों। रात होती है, अंधेरा हो जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कमरे में लैंप को बंद कर देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। जब सूर्य उदय होता है तो बच्चों रोशनी जो होती है वही दृश्य प्रकाश है जो हमारी आंखें देख पा रही हैं। हम गामा रेज नहीं देख सकते, एक्स रेज नहीं देख सकते, यूवी रेज नहीं देख सकते, इंफ्रारेड रेज नहीं देख सकते, माइक्रोवेव्स नहीं देख सकते, रेडियो वेव्स नहीं देख सकते। हमारी आंखें इनके लिए संवेदनशील नहीं है। हम केवल बच्चों विजुअल लाइट को ही देख सकते हैं, और यही हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। तो हमारे लिए ये विजुअल लाइट एक वरदान है बच्चों। तो दृश्य प्रकाश की बात हो रही है बच्चों, तो सबसे पहले इसकी खोज की बात करेंगे। अब आप कहेंगे सर खोज क्या है? जब से पृथ्वी बनी, जब से सूर्य बना, प्रकाश तभी से आने लगा पृथ्वी पर। खोज का मतलब बच्चों ये है कि ये जो प्रकाश है, इससे हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में जानकारी, ये क्या है? इसका नाम दृश्य प्रकाश पड़ा। इसके 7 रंगों से मिलकर बना है। ये विबग्योर आपने पढ़ा, स्पेक्ट्रम पढ़ा, इस दृश्य प्रकाश का भी स्पेक्ट्रम पढ़ा। और ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, कैसे चलती हैं, तरंगों के रूप में चलता है कि कणों के रूप में चलता है। कहने का अर्थ ये है कि इसके बारे में जो जानकारी इस संसार को प्रदान की वो न्यूटन ने की थी, इसलिए खोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों। खोजने के लिए तो प्रकाश सूर्य से आ ही रहा है, खोज नहीं लिया। उसके बारे में जो जानकारी दी गई वो किसके द्वारा दी गई बच्चों? न्यूटन के द्वारा। किसने दी? न्यूटन ने। चिरपरिचित नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, न्यूटन्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं आप। ये वही न्यूटन हैं जिनके आप न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ते हैं। न्यूटन ने इस प्रकाश के बारे में हमें
जानकारी दी थी 1666 में। सन भी लिखते चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं उत्पादन की। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? सूर्य तो है ही बच्चों स्रोत, यानी स्रोत की बात कर रहे हैं, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ। सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है बच्चों? तो बच्चों सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा मैं रेस्ट लेता हूँ, अभी स्वास्थ्य सही नहीं है। तो बच्चों न्यूटन ने दृश्य प्रकाश के बारे में हमें अवगत कराया था। और स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत तो आप जानते ही हैं, अपने सोलर सिस्टम में, अपने इस सौर परिवार में सूर्य प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो कहाँ से आती है बच्चों? लाइट, विजुअल लाइट या लाइट, रोशनी, उजियारा, सूर्य। और क्या हो सकता है बच्चों? आप कैंडल जला लेते हैं घर पर, आपका इन्वर्टर शट डाउन हो गया, पावर सप्लाई बहुत देर से नहीं आ रही है, इन्वर्टर शट डाउन हो गया, तो आप कैंडल जलाते हैं, लैंप जलाते हैं। लाइट आ रही होती है तब भी लैंप जलाते हैं रात के समय, बल्ब जलाते हैं, CFL जलाते हैं, इनसे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। यानी सूर्य और तापदीप्त वस्तुओं से। वस्तुओं को गर्म करेंगे तो वो प्रकाश उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। तो सूर्य तो मुख्य स्रोत है ही बच्चों, नेचुरल सोर्स है। और जो तापदीप्त वस्तुएं जैसे कैंडल है, आपने जला दी, उसमें हीट प्रोड्यूस हुई, तापदीप्त यानी जिनको हम, या किसी वस्तु को, जैसे आप एक लोहे का टुकड़ा लें बच्चों और भट्टी में डाल दें, बहुत गर्म कर दें उसको, फिर कमरे में रख दें तो वो एक रोशनी छोड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे बल्ब होता है, पहले तंतु वाले बल्ब चलते थे, बल्ब जिनमें फिलामेंट होता था, तंतु होता था, तो ये ऊष्मीय प्रभाव से ही क्या करते थे? रोशनी उत्पन्न करते थे बच्चों। अब बहुत कम रह गया है इनका चलन। तंतु वाले बल्ब समझ रहे हैं ना बच्चों आप? गोल गोल बल्ब होता था और ये तंतु होता था बच्चों, ऐसा बल्ब होता था, यहाँ पिन होती थी, होल्डर में लगा देते थे। तो सूर्य और तापदीप्त वस्तुएं जैसे कैंडल है, लैंप है, बल्ब है, ये दृश्य प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। अब बच्चों प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, गुणों की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें सब वो गुण हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में थे। पहले भी हमने कहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण जब पढ़ाए थे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी कि ये निर्वात में चल सकती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, इन पर विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविक्षेपित रहती हैं, ठीक है ना। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा का संचरण करती हैं। ये प्रकृति में अनुप्रस्थ तरंग हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और ध्रुवण की घटना शो करती हैं। यानी क्या क्या करती हैं बच्चों? ये जनरल बातें हैं, परावर्तन करती हैं, अपवर्तन करती हैं, विवर्तन करती हैं, व्यतिकरण करती हैं। आगे पढ़ेंगे व्यतिकरण, रे ऑप्टिक्स में, वो सॉरी रे ऑप्टिक्स तो आप पढ़ चुके हैं बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे। ओहो व्यतिकरण लग गया बच्चों, व्यतिकरण, व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण करती हैं, ध्रुवण की घटना करती हैं। ये सब टॉपिक आप पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, विवर्तन पढ़ेंगे, व्यतिकरण भी आगे पढ़ेंगे, ध्रुवण भी पढ़ेंगे, पोलराइजेशन आगे पढ़ेंगे आप। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना करती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है बच्चों, आगे पढ़ाएंगे। पहले भी बता चुका हूँ, जब किसी धातु की सतह पर जब रेडिएशन डाला जाता है उच्च आवृत्ति का, तो उसके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। डिटेल चर्चा आगे होगी। तो परावर्तन करती हैं, अपवर्तन करती हैं, विवर्तन करती हैं, व्यतिकरण करती हैं, ध्रुवण करती हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव दर्शाती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती हैं, उस पर रासायनिक क्रिया करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है बच्चों? सबसे बड़ी विशेषता इस दृश्य प्रकाश की कि ये हमें वस्तुओं को देखने में संवेदना उत्पन्न करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती हैं बच्चों।
क्या करती हैं? दृष्टि संवेदन, दृष्टि संवेदन में सहायक, हमारी आँखों को उत्तेजित करती हैं कि वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं मस्तिष्क की हेल्प से। ये मानव नेत्र वाले चैप्टर में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था, दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती हैं। नेत्र में कहाँ पर उत्पन्न करेंगी? नेत्र में। हम वस्तुओं को कहाँ से देखते हैं बच्चों? आँख से। और मदद कौन करता है? मस्तिष्क। तो दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती हैं, यही मेन चीज़ है बच्चों। अगर दृष्टि संवेदन नहीं होता तो हम कुछ नहीं देख पा रहे होते। आज ना फिजिक्स पढ़ रहे होते, ना मैथ पढ़ रहे होते, ना हमें जल दिखाई दे रहा होता, ना पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होते। अगर हम आँखों से अंधे होते तो कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड। बेकार होते हम, जीवित होते हुए भी मरे हुए होते। हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ खाना है, क्या करना है, ठीक है ना। कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाती अगर हम नहीं देख पाते तो दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती हैं। ये बच्चों इनके गुण हैं। अब इनके उपयोगों की बात कर लेंगे, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों। अभी स्पेस है, यहीं लिख लेते हैं उपयोग। एक सेकंड बच्चों, कोई कॉल आ रही है। तो बच्चों उपयोगों की बात हो रही थी। सॉरी बच्चों, सॉरी, थोड़ा लीड गड़बड़ कर गई। तो सबसे बड़ा उपयोग तो बच्चों यही है कि हमें ये बाह्य जगत के दर्शन कराता है। ये प्रकाश यानी हमारी नेत्रों में दृष्टि संवेदन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो एक उपयोग तो यही हो गया बच्चों। और सेकंड देख लेते हैं, जैसे जो अणुओं की संरचना है उसकी हमें जानकारी मिलती है इससे। अणुओं की संरचना के बारे में पता चलता है। और परमाणुओं के जो आउटर मोस्ट सेल हैं, परमाणु की वाह्यतम या के लिखें बच्चों, परमाणु के वाह्यतम या वाह्य लिख देते हैं, वाह्य कोषों में इलेक्ट्रॉनों की क्या स्थिति है? इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के बाह्य कोषों में इलेक्ट्रॉनों के, यहाँ तक दिख रहा होगा बच्चों, प्रबंधन का पता लगाने में। ठीक है बच्चों, तो इसके एप्लीकेशंस हो गए। तो बच्चों हमने विजुअल लाइट भी पढ़ ली, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे इंफ्रारेड रेज के बारे में, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी चर्चा सबकी कर लेते हैं बच्चों। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज का लेक्चर लेंदी ना हो जाए। तो बच्चों आगे चलते हैं। अभी हमने विजुअल लाइट के बारे में पढ़ा, अब चलते हैं बच्चों इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणों के बारे में अब पढ़ेंगे। इंफ्रारेड रेज लिख दो बच्चों या रेडिएशन लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे खोज की। अवरक्त किरणों की खोज बच्चों हर्सेल ने की थी। HERCHELL, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। किसने की थी? हर्सेल ने। हर्सेल ने इनकी खोज की थी बच्चों। HER, सॉरी बच्चों स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई, सही कर लेता हूँ मैं। एस और बनाना है बच्चों, यहीं सही कर देंगे। HERSCCHELL, ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। चलो दोबारा ही लिख देता हूँ बेटा, ये प्रॉपर नाउन है, इसकी स्पेलिंग से कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं मानी जाती। HERSCHELL, ठीक है बच्चों। ये हमने क्या लिख दिया? हर्सेल ने की थी बच्चों, और कब की थी वो भी लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप ये भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।
अब बच्चों इस टाइम में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। सन 1800 ईस्वी में, ठीक है, हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की थी बच्चों। अब बात आएगी बच्चों कि इनका जो स्रोत है उत्पादन का, जो अवरक्त किरणें हैं उनका स्रोत हमें पता करना है, यानी स्रोत यानी उत्पादन स्रोत, यानी कहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेज, तो पहले तो सन की ही बात कर लेते हैं। सूर्य से तो अवरक्त किरणें आ ही रही हैं। अब बच्चों ये वही किरणें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन ऊष्मीय प्रभाव पहुंचाती हैं। आप दोपहर के समय या कभी भी रोशनी में बाहर निकलते हैं तो कहते हैं धूप लग रही है, आपको ये लगता है कि जो प्रकाश है वो हमें गर्मी दे रहा है, ऐसा नहीं है। जो हमें गर्मी का अनुभव हो रहा है वो अवरक्त किरणों के कारण हो रहा है और वो हमें दिखाई नहीं दे रही। आप धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाइए, पसीना आने लगता है, तो वो पसीना बच्चों दृश्य प्रकाश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उससे नहीं आ रहा, अवरक्त किरणों से आ रहा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही। और अवरक्त किरणें ही ऊष्मा की उत्तरदायी हैं, उस हीट की जो हमें गर्मी का अनुभव हो रहा है। तो सूर्य से उत्पन्न होती हैं और उच्च ताप तक वस्तुओं को गर्म करने से उत्पन्न होती हैं। उच्च ताप तक पदार्थों को गर्म करने से। पदार्थों को हम उच्च ताप तक गर्म कर दें, हाई टेम्परेचर तक, तो इंफ्रारेड रेज उससे विकृत होने लगती हैं बच्चों। और ऊष्मीय प्रभाव के लिए यही उत्तरदायी हैं बच्चों। ये किरणें ही हमें ऊष्मा देती हैं। अगर ये किरणें न हों, इनका बहुत बड़ा रोल है बच्चों मानव जीवन में। जो ऊष्मा का अनुभव हम करते हैं वो इन्हीं किरणों से करते हैं। अगर ये किरणें न हों तो पृथ्वी पर जीवन, बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन बचेगा या नहीं। अवरक्त किरणें नहीं होंगी, ऊष्मा नहीं होगी, ऊष्मा नहीं होगी तो हमारा ब्लड जमने लगेगा, पानी जम जाएगा, ग्लेशियर सब जम जाएंगे, जितना भी पानी है सारे समुद्र नदियाँ सब जम जाएंगे, सब फ्रीज हो जाएगा बच्चों। तो आप कल्पना करिए क्या होगा, बहुत टिपिकल कंडीशन आ जाएगी। पौधों के अंदर जो पानी है वो जम जाएगा, पौधे नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु वनस्पति सब नष्ट होने लगेंगे। तो इंफ्रारेड रेज की जो ऊष्मा उत्पन्न करने की जो हीट हमें देती है वो प्रॉपर्टी बहुत मायने रखती है, बहुत अहमियत रखती है बच्चों। तो अब बात करेंगे अवरक्त किरणों के बच्चों गुणों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे बच्चों कि ये तो हमने सोर्स बता दिए कि सूर्य और उच्च ताप तक पदार्थों को गर्म करने पर। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक विशेष प्रकार के लैंप बनाए जाते हैं बच्चों। इन्हीं सोर्सों में से कुछ सोर्सों का उदाहरण देते हैं, जैसे नर्न्स्ट लैंप, नर्न्स्ट लैंप। इस लैंप से यूवी रेज उत्पन्न की जाती हैं बच्चों। अब ये लैंप क्या है ये भी तो पता होना चाहिए बच्चों। तो देखें इस लैंप में ये कौन सी लैंप है बच्चों। इस लैंप के अंदर, जैसे लैंप आपने बल्ब देखा, उस बल्ब को ही लैंप कहेंगे, उसके अंदर तंतु होता है। तो इस लैंप में जो तंतु है, फिलामेंट तंतु, इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, गर्म होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा, विकिरण उत्पन्न होंगे। यहाँ प्रकाश की बजाय क्या उत्पन्न होगा, अवरक्त किरणें जो हमें दिखाई नहीं देंगी। उच्च ताप तक गर्म करेंगे इस फिलामेंट को। तो वो फिलामेंट किसका बना है बच्चों, ये बात करनी है कि ये नर्न्स्ट लैंप है क्या। तो बच्चों ये बनी होती है, इसमें जो फिलामेंट है, जो तंतु है, ये जो तंतु होता है आपने बल्ब में देखा होगा, स्प्रिंग सी लगी होती है, इसका फिलामेंट, मतलब जो नर्न्स्ट लैंप का फिलामेंट है बच्चों, जिरकोनियम और थोरियम और सीजियम। तो जिरकोनियम, थोरियम, मैंने ये 3 बातें लिखी हैं बच्चों। जिरकोनियम लिखा, थोरियम लिखा और सीजियम लिखा। इनका मिक्सचर से बनाया जाता है इसका तंतु। तो कैसे लिखें, मिक्सचर ऑफ जिरकोनियम, थोरियम और सीजियम के मिश्रण से।
इसका तंतु बनाया जाता है इस लैंप का। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बच्चों। क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और वो विद्युत धारा इतनी होनी चाहिए कि इस तंतु का टेम्परेचर जब 1200 केल्विन के आसपास पहुंच जाता है तो इंफ्रारेड रेज उत्पन्न होने लगती है। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट वही है कि वस्तुओं को उच्च ताप तक गर्म करने से, लेकिन यहाँ पर कुछ जो लैंप्स हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि इनसे उत्पन्न की जाती हैं। वैसे आपके लिए इतना पर्याप्त था, स्रोत इतना लिख देंगे, लेकिन कौन कौन सी लैंप से उत्पन्न हो जाता है। आप बल्ब लगाते हैं, दृश्य आप घरों में एलईडी लगाते हैं, तंतु वाला बल्ब लगाते हैं टंगस्टन का बना हुआ, तो उससे जो रेडिएशन विकृत होता है बच्चों, वो दृश्य प्रकाश होता है, उससे कमरे में उजाला हो जाता है। लेकिन इससे उजाला नहीं होगा, इससे अवरक्त किरणें निकलेंगी इतने टेम्परेचर पर। ये कंडीशन है, हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाना चाहिए उस तंतु को। और वो तंतु किसका बना है? मिक्सचर ऑफ जिरकोनियम, थोरियम एंड सीजियम का बना हुआ है बच्चों। उस तंतु को इतने टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। गर्म कैसे? कोई भट्टी में नहीं डालेंगे बच्चों, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह आपने पढ़ा है, H = I² RT होता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर। तो इसमें इतनी प्रबलता की धारा प्रवाहित करेंगे कि उसका टेम्परेचर इतना हो जाए, तो उससे क्या होगा बच्चों? अवरक्त किरणें निकलने लगेंगी। ये एक लैंप मैंने बताया। दूसरा होता है ग्लो बार। यहीं लिखते हैं बच्चों, यहाँ हटा देते हैं इसको। ये तो समझ में आ गया। आप ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे दूसरे सोर्स पर चलते हैं बच्चों। एक लैंप तो आपने ये पढ़ ली, अब दूसरी लैंप की बात करते हैं। दूसरा सोर्स ग्लो बार। ये बेसिकली बच्चों एक रॉड होती है, एक रॉड है, जैसे आपने देखा होगा ट्यूबलाइट होती हैं जैसे। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन कार्बाइड। एक सिलिकॉन कार्बाइड की बेसिकली एक रॉड है, और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर बच्चों, ये जो रॉड है, इस रॉड में हम इतनी प्रबलता की धारा प्रवाहित करेंगे कि उसका टेम्परेचर 900 केल्विन हो जाए। तो इससे भी क्या उत्सर्जित होने लगता है? इंफ्रारेड रेज। तो ग्लो बार भी समझ में आ गया। अब बच्चों में और लिख देता हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि ये मेन मुद्दा नहीं है, डिटेल ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे, वीडियो फिर लेंदी होता है। लेज़र, इससे मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय अवरक्त किरणें यानी मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेज उत्पन्न की जाती हैं लेज़र की सहायता से। इसको आगे पढ़ेंगे आप। ये एक लेज़र एक डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेकिन इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे। लेज़र आप आगे पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में से हटाया न गया हो तो इस लेज़र की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? क्या करते हैं? अवरक्त किरणें उत्पन्न कर सकते हैं, और वो भी कौन सी? मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो लेज़र में भी आता है, जैसे हीलियम नियोन लेज़र की बात करूँ। अब ये बातें आपको अटपटी लग रही होंगी बच्चों, जो हीलियम नियोन लेज़र है, क्योंकि अभी आपने लेज़र नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो हीलियम नियोन लेज़र है वो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की, एक वर्णी का मतलब होता है एक वर्णी अवरक्त किरणें उत्पन्न करेगा, यानी उसमें एक ही वेवलेंथ होगी बच्चों, यानी ये नहीं कि बहुत सारी वेवलेंथ का मिक्सचर हो। तो हीलियम नियोन लेज़र से हम 0.69 × 10⁻⁻⁻6 एंड 1.19 × 10⁻⁻6, ठीक है ना। ये मैं वेवलेंथ लिख रहा हूँ बच्चों। इतनी तरंग दैर्ध्य की अवरक्त किरणें इससे उत्पन्न की जा सकती हैं। 3.39 × 10⁻⁻6 मीटर। ये क्या लिख रहा हूँ बच्चों में? तरंग दैर्ध्य, लैम्डा, वेवलेंथ। तो हीलियम नियोन लेज़र से हमने एक वर्णी इतनी वेवलेंथ की, इतनी वेवलेंथ की, इतनी वेवलेंथ की हमने तरंगें प्राप्त कर लीं।
अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करके भी हम एक लेज़र बना लेते हैं। तो अगर मैं CO2 लेज़र की बात करूं, CO2 लेज़र, तो बच्चों इससे 10.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर वेवलेंथ की तरंगें अवरक्त किरणें उत्पन्न की जा सकती हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेज यहाँ से उत्पन्न हो गई। तो बच्चों ये रहा स्रोत के बारे में। अब आगे चलेंगे अवरक्त किरणों के गुणों के बारे में और फिर उसके बाद बात करेंगे। तो गुणों की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे बड़ा हमारे लिए जो फायदेमंद गुण है वो क्या है कि ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। हमें जो गर्मी लगती है वातावरण में, प्रकृति में हमें जो गर्माहट महसूस होती है बच्चों, वो इन्हीं अवरक्त किरणों की वजह से होती है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ये जो धूप हमें दिख रही है वो गर्मी दे रही है। नहीं, जो हमें दिख रहा है वो प्रकाश है बच्चों, इंटेंसिटी ज़्यादा है। हमें जो गर्माहट का अनुभव हो रहा है वो ड्यू टू इंफ्रारेड रेज हो रहा है। तो चलिए आगे गुणों की बात करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब इंफ्रारेड रेज यानी अवरक्त किरणों के गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे सभी वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो सामान्य लक्षण थे वो सब इनमें पाए जाते हैं। जैसे ये परावर्तन भी करती हैं बच्चों। मैं शॉर्ट में लिखता चल रहा हूँ, पूरी बात लिखूँगा कि ये किरणें परावर्तन करती हैं, ये किरणें अपवर्तन करती हैं, ये किरणें विवर्तन करती हैं। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, समझ रहे ना। परावर्तन करती हैं, अपवर्तन करती हैं, विवर्तन करती हैं और व्यतिकरण भी करती हैं और ध्रुवण भी करती हैं। बहुत सारी बातें थी बच्चों जो जनरल प्रॉपर्टीज़ में आई थी, तो वही बातें यहाँ लिखनी हैं। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, और जैसे फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। सब बातें आ जाएंगी कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं, विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों में अविक्षेपित रहती हैं। ये निर्वात में भी चल सकती हैं। निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सब जनरल अवलक्षण इसमें भी आएंगे बच्चों। मुख्य बात क्या थी, ये वस्तुओं की सतह पर गिर के उसमें ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, ऊष्मा प्रदान करती हैं, टेम्परेचर बढ़ाती हैं बच्चों। ये मनुष्य और पूरी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये बात मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका था। एक खासियत और है इनमें बच्चों, इनका जो वेवलेंथ है लैम्बडा वो बहुत अधिक होने के कारण, लैम्बडा अधिक होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था बच्चों, ये हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पढ़ा चुके हैं। तो प्रकीर्णन इनका कैसा होगा, बहुत कम होगा। जब प्रकीर्णन कम होगा बच्चों तो कहीं धूल है या कोहरा है उसमें भी बहुत दूर तक चली जाएंगी, ठीक है ना। कहीं जैसे मैं बना रहा हूँ, धूल है या कोहरा है उसमें बहुत दूर तक चली जाती हैं बच्चों। अब जैसे दृश्य प्रकाश होता पता लगा यहीं तक पहुँच पा रहा है, इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जो इंफ्रारेड रेज हैं इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने से, मतलब दृश्य प्रकाश से ज़्यादा होती है बच्चों, दृश्य प्रकाश से ज़्यादा होगी ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो ये तरंगें जो इंफ्रारेड रेज हैं वो ज़्यादा दूर तक चली जाती हैं धुंध और कोहरे में। विजुअल लाइट बहुत कम पहुँच पाएगी, दृश्य प्रकाश। तो इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है बच्चों। जैसे मौसम ख़राब है, कोहरा है या धूल छाई हुई है वायुमंडल में, तो हमें फ़ोटो लेना है कोई, तो इंफ्रारेड रेज का उपयोग करके हम फोटोग्राफ लेंगे। तो इंफ्रारेड फोटोग्राफी कहते हैं उसको, बहुत अच्छा क्लियर फ़ोटो आएगा। जबकि आपका जनरल कैमरा उसका फ़ोटो इतना अच्छा नहीं ले पाएगा बच्चों बिना इंफ्रारेड रेज के। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी बच्चों। अब यहीं उपयोगों की बात कर लेते हैं। अब मैं बच्चों, वीडियो लेंदी होता है इसलिए यूजेस, एप्लीकेशंस या यूजेस कुछ भी कह लें,
संक्षेप में लिखते हैं। पौधों को जो हाई क्वालिटी के जो नर्सरी होती हैं, पौध घर होते हैं, उनमें पौधों को गर्म रखने में इनका उपयोग किया जाता है। इसे हटा दें बच्चों। पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में उपग्रहों में बच्चों जो सैटेलाइट्स जो होते हैं, उपग्रह जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहेंगे, जिन्हें मनुष्य ने बनाया है, उनको लाइट कहाँ से प्रोवाइड होगी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोवाइड होगी? तो सोलर सेल्स होते हैं। तो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणें उस अवरक्त विकिरण की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको? उपग्रहों में ऐसे कह सकते हैं कि जो उपग्रह हैं बच्चों, उपग्रहों में अवरक्त किरणों की सहायता से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, या उपग्रहों में संक्षेप में लिख देता हूँ। ये तो पता ही है किसके यूज़ चल रहे हैं, इंफ्रारेड रेस के, तो यहाँ पर ये पूरी बात नहीं लिख रहा मैं। उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में किसकी सहायता से? सोलर पैनल आपने देखा है, सोलर सेल्स की द्वारा, ठीक है ना। जो सोलर सेल्स होते हैं उसके द्वारा इस रेडिएशन को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। और कहना चाहिए मौसम की भविष्यवाणी करने में, जैसे जो बादलों के, धुंध के और कोहरा है, इन सब में भी फ़ोटो खिंचे जाते हैं बच्चों। उसकी सहायता से हम मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। धुंध व कोहरे में फोटोग्राफी करने में और मौसम की भविष्यवाणी इसकी सहायता से की जाती है बच्चों, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस बात को मैं लिख ही देता हूँ बच्चों, आप कहेंगे कि आप मौखिक बोल के चले गए। अवरक्त फोटोग्राफी यानी इंफ्रारेड फोटोग्राफी कहते हैं बच्चों इसको। अवरक्त फोटोग्राफी द्वारा मौसम की भविष्यवाणी, मौसम विभाग इनका इस्तेमाल करता है बच्चों, मौसम की भविष्यवाणी में। भविष्यवाणी करने में मैं लिख देता हूँ भविष्यवाणी में। आप वाक्य पूरा अपने हिसाब से बना लेंगे, ठीक है ना बच्चों, वो तो बना ही लेंगे। आगे चलें। फलों एवं बीजों को सुखाने में, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ना बच्चों ये इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इनका उपयोग हम कहाँ कर लेते हैं? फलों और बीजों को सुखाने में भी कर लेते हैं बच्चों। अणुओं की संरचना ज्ञान, अणुओं की संरचना की भी जानकारी इनके द्वारा मिल जाती है। तो अब मैं 6th पॉइंट यहाँ लिख दूँ, आणविक संरचना की जानकारी। बहुत एप्लीकेशंस हैं बच्चों, आपसे बोर्ड में 2 एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, तो इतने ही पढ़ते चलिए। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे इस स्टैंडर्ड पर, इस लेवल पर इतना ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है बच्चों, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? तो
ये अवरक्त किरणों के बारे में जानकारी पूरी हुई बच्चों। अब चलेंगे माइक्रोवेव्स और फिर चलेंगे रेडियो वेव्स पर। तो मैं ये सब हटा देता हूँ बच्चों, बोर्ड पर स्पेस प्राप्त कर लेता हूँ। सूक्ष्म तरंगें पढ़ाऊँगा, फिर रेडियो तरंगें पढ़ाऊँगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अगले पार्ट पर चलते हैं, जिनका नाम है सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स। तो सबसे पहले इनकी खोज की बात करेंगे बच्चों। तो इनकी खोज का जो श्रेय है वो दिया जाता है हर्ट्ज को। बहुत बार ये नाम आपने सुना होगा, हर्ट्ज, सन 1888। ठीक है बच्चों। अब खोज के बाद बात करते हैं इनके उत्पादन स्रोत की। स्रोत क्या है, कैसे उत्पादन करते हैं इनका। तो बच्चों कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक नलिकाएं हैं, निर्वात नलिकाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स, विशेष इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स जैसे मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन है बच्चों। मैग्नेट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक नलका है। इसको आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तब इस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है मैग्नेट्रॉन। उसमें पूरा टॉपिक है बच्चों मैग्नेट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। तो मैग्नेट्रॉन एक विशेष प्रकार की निर्वात नलका है, एक इलेक्ट्रॉनिक नलका है, या जिसको हम निर्वात नलकाएँ हैं, निर्वात भी होता है इनके अंदर। और क्लाइस्ट्रॉन की भी बात कर लेते हैं, क्लाइस्ट्रॉन, जैसे मैग्नेट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन। अब आप कहेंगे सर हिंदी में नहीं लिखा। अरे बच्चों चलो, क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, इनकी डिटेल अभी नहीं पढ़ाई जाएगी। ये स्पेशल टाइप की नलिकाएं होती हैं। एक अरेंजमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटस है। इसके अंदर जब 2 लीटर वैद्युत धारा, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है, 2 लीटर विद्युत धारा या वैद्युत धारा, कुछ भी लिख लें। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स दिस में 2 लीटर धारा प्रवाहित करने पर ये तरंगें, ये माइक्रोवेव्स उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, सोर्स हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। गुण, गुणों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गुण। तो बच्चों वही बात, वही जनरल EM वेव्स वाले जो गुण थे सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इनमें एक बात और बतानी है बच्चों कि जब ये किसी पदार्थ से अवशोषित कर ली जाती हैं तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। माइक्रोवेव्स व्हेन एब्जॉर्ब्ड बाय एनी मैटर देन प्रोड्यूस हीट। किसी पदार्थ में अवशोषित होने पर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ये बच्चों इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर माइक्रोवेव ओवन बना है। आपने ओवन देखा होगा जिसमें खाने पीने की चीज़ों को गर्म रखा जाता है। माइक्रोवेव ओवन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ इन्हीं माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। तो जब ये किसी पदार्थ पर गिरती हैं तो उसको गर्म रखती हैं बच्चों। एक तरीका तो यह है बच्चों कि जैसे हमने बर्नर जलाया, चूल्हा जलाया और उस पर बर्तन रखा और बर्तन के अंदर कोई खाद्य पदार्थ रख दिया उसको गर्म करने के लिए, तो होगा क्या कि पहले वो बर्तन गर्म होगा, फिर बर्तन की कंडक्टिविटी की वजह से, चालन से वो ऊष्मा फिर खाद्य पदार्थ में जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट सीधी वेव्स खाद्य पदार्थ पर पड़ती हैं और उसको गर्म कर देती हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले बर्तन गर्म होगा फिर पदार्थ गर्म होगा, खाद्य पदार्थ गर्म होगा। तो माइक्रोवेव में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ बच्चों वही जनरल प्रॉपर्टीज़, वीडियो लेंदी हो रहा है, सब बातें वही हैं जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण जो पढ़े थे। निर्वात में भी चल सकती हैं। निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये ऊर्जा का संचरण करती हैं, वही सब बातें हैं। तो
यूजेस की बात करें बच्चों तो माइक्रोवेव ओवन में इनका यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म रखने में। खाद्य पदार्थों को गर्म रखने में। माइक्रोवेव ओवन तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। रडार सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाता है। रडार सिस्टम में, रडार आगे पढ़ाएंगे बच्चों, जब आपको कम्युनिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, दूर संचार मतलब संचार कैसे होता है, एक सिग्नल दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, तो रडार सिस्टम में भी इन माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। एक जगह से सिग्नल सैटेलाइट्स तक पहुंच जाते हैं बच्चों। बहुत लंबी दूरी का जो प्रसारण है सैटेलाइट्स तक सिग्नल भेजने में रडार के द्वारा। अब रडार के बहुत सारे उपयोग हैं। मौसम की भविष्यवाणी करता है, अपनी सीमा के अंदर कोई दुश्मन देश का कोई लड़ाकू विमान अंदर तो नहीं आ गया है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संक्षेप की ही बात करेंगे बच्चों, ठीक है, ज़्यादा चर्चा नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे रेडियो वेव्स पर। तो बच्चों अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लास्ट पार्ट यानी रेडियो वेव्स पर। तो वीडियो बच्चों अब समापन की ओर है, तो धैर्य से आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो रेडियो तरंगे दैट इज़ रेडियो वेव्स। आपकी धैर्य की सीमा टूटे नहीं, उससे पहले ही मैं लेक्चर को समाप्त कर दूंगा बच्चों। अब ज़्यादा बहुत डिटेल में मैं बताने लगा, इतना ज़रूरत नहीं थी। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि इसके 2 एप्लीकेशंस लिखिए इस तरंग के, या इसके 2 गुण लिखिए, तो इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे बच्चों। तो अब पहुंच चुके हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लास्ट पार्ट पर, जिसका नाम है रेडियो तरंगें यानी रेडियो वेव्स। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि इसकी खोज की। तो पीछे भी पढ़ चुके हैं आप, ध्यान आ रहा होगा, मार्कोनी ने इनकी खोज की थी बच्चों। इनकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? मार्कोनी को। $1895 सन में बच्चों थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है अलग अलग बुक्स के हिसाब से आपको, तो उससे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्पादन की बात करते हैं बच्चों। स्वास्थ्य, फिर वही कहूँगा, थकान सी महसूस हो रही है, लेकिन चलिए लास्ट पॉइंट है तो पढ़ा देते हैं आपको। यानी इनका सोर्स क्या है उत्पादन का? दोलित्र जो ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जिसमें चार्ज ऑसिलेशन करता है, तब वहाँ रेडियो वेव्स उत्पन्न होती हैं। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, वहाँ भी हमने समझाया था बच्चों। दोलित्र वैद्युत परपथों से ऑसिलेटरी ऑसिलेशंस होने चाहिए, ठीक है ना। उत्पादन पता लग गया आपको। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों, तो सीधी सी बात है, सभी जो ईएम वेव्स के अवलक्षण थे वो सब लिख देना, ठीक है ना। ईएम वेव्स वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ाए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बार बार मुझे कहना पड़ता है, तो वही लक्षण सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो अवलक्षण हैं सब इसमें लिख देना। उपयोग की बात कर लेता हूँ बच्चों, वीडियो मुझे बहुत जल्दी समाप्त करना है। यूजेस, इनका जो रेडियो तरंगों का जो उपयोग है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो आपको पता है रेडियो पहले चला करते थे, अब कोई नहीं सुनता रेडियो। दूरदर्शन, आप टेलीविज़न देखते हैं, आपके डिफरेंट चैनल्स पर डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, वो सब रेडियो वेव्स की वजह से ही हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन की संचार प्रणाली में रेडियो एंड, इंग्लिश में लिख दूँ बच्चों, लास्ट कर रहा हूँ, रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है बच्चों।
ये डबल एम है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, COMM कम्युनिकेशन, यहाँ थोड़ा फ्लो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो बच्चों ये आपका एंड हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद है कि आप इस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसी आशा के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं बच्चों। मन लगा के मेहनत से इन सबको याद करिए, ठीक है। याद करना है, जो चीज़ समझ में ना आई हो उनको भी याद करना है, क्योंकि यहाँ समझने का नहीं था बच्चों, याद रखने का है। क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी में पहुँच गए हम, इन सब की अगर डिटेल बात करेंगे तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी हमें सीखनी पड़ेगी। तो बच्चों लेक्चर नंबर 12 में भी ये चैप्टर समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल शेष हैं। तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने समाप्त कर दिया है बच्चों। कल के लेक्चर में इस चैप्टर को मैं क्लोज कर दूंगा न्यूमेरिकल के साथ। ओके, मिलते हैं कल न्यूमेरिकल के साथ। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में। कोशिश करूंगा कि लेक्चर नंबर 13 में ये सारे न्यूमेरिकल हो जाएं, अगर नहीं हुए तो लेक्चर नंबर 14 तक भी ले जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए एडवांस में ही सॉरी। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।